आनंद और आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई, जहां पर इंडिया न्यूज के मंच से क्या कह रही हैं पूनम महाजन। चलिए आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा की और एक ऐसे परिवार से आती हैं जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा योगदान भी दिया है, और जिस रीजन की हम बात करना चाह रहे हैं आपसे खास तौर पर, ओवरऑल भी बात करेंगे, लेकिन मराठवाड़ा उसके लिए भी उससे भी ताल्लुक आपका है काफी। तो सबसे पहले मैं यही समझना चाहता हूं कि मैं आंकड़े निकाल रहा था और देख रहा था कि सिर्फ 2018 की बात करूं तो महाराष्ट्र में शुरुआती 3 महीनों में 696 किसानों ने आत्महत्या की, विदर्भ में 329, मराठवाड़ा में 244 और नॉर्थ महाराष्ट्र में 101। एक ऐसा इलाका जिससे बहुत सारे मराठा समुदाय से जुड़े हुए लोग आते हैं, और वो मराठा समुदाय जिसने इस प्रदेश को बहुत सारे मुख्यमंत्री दिए, कैबिनेट में मिनिस्टर्स दिए, उसकी हालत आज ऐसी अब तक क्यों है? देखिए, मैं आती मराठवाड़ा से हूं, पली बड़ी मुंबई में हूं, और मराठवाड़ा से संबंधित इलाका था। सो आज का तेलंगाना और मराठवाड़ा पूरी तरह से एक था। तो आधी हमारा परिवार तेलंगाना में रहता था, आधा मराठवाड़ा में। हम आते हैं अंबेजोगाई में, बीर जिला से, और मुंडे और महाजन फैमिली वहां पे रही हुई है, पली बड़ी, और वहां से मेरे पिताजी की राजनीतिक शुरुआत हुई। फिर मुंबई आए। राष्ट्रीय रूप से देखा जाएगा तो आप जियोग्राफिकली मराठवाड़ा को देखेंगे तो मराठवाड़ा वैसा ही सूखा पीड़ित प्रदेश है। प्रदेश में से महत्वपूर्ण भाग है जो सूखा पीड़ित है, जहां पे बारिश हर वक्त कम आती रहती है, पानी उस हिसाब से हो नहीं पाता। वैसे भी 2-4 ऐसे धरण हैं जहां पे पानी आता रहता है, लेकिन व्हेन यू लुक एट इट एज मराठवाड़ा, ये पहले से जैसे बुंदेलखंड आप देखा जाएगा, ऐसी कोई प्रदेशों में ऐसी जगहें होती है वो सूखा पीड़ित है। और मराठवाड़ा में क्रांति ऐसी हुई जब गन्ने के किसानों ने खेती शुरू की, लेकिन पानी की कमी होने की वजह से, जब भी आप आंकड़े देखते आ रहे हैं, तो गन्ना ज्यादा प्रोड्यूस होता था, सेलिंग उसकी कॉस्ट कम होती थी। ऐसे बहुत सारे विषय होते गए कुछ सालों में। मराठवाड़ा में किसानों की आत्महत्या महाराष्ट्र में कम होती जा रही है। हम चाहते हो नहीं ना, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है महाराष्ट्र सरकार के रूप से। मैं सरकार के रूप से थोड़ा बोल सकती हूं कि इसके लिए ठोस कदम, सिर्फ किसानों की आत्महत्या क्यों हो रही है या किसान क्या चाहता है, उस पर ठोस कदम लेना भी बहुत जरूरी है। मुझे लगता है आपके मंच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने पूरी तरह से इस विषय को अच्छे रूप से रखा। जैसे जल संचय करने की जो बहुत बड़ी योजना पूरे महाराष्ट्र में गत 2 साल से उन्होंने की, जिससे मराठवाड़ा में सबसे ज्यादा फायदा हुआ। बाकी सारी एनजीओज होती हैं, सरकारों के साथ जुड़ के काम कभी पहले करती नहीं थी। इस बार मैं खुद ऐसी बहुत सारी एनजीओ से काम कर चुकी हूं, जहां पे मरी हुई नदियां हैं उनको पुनर्जीवित करने का काम किया गया है। सो वी आर ऑलवेज वर्क इन प्रोग्रेस। और ऐसी बहुत सारी, अभी एमएसपी का विषय लिया जाए तो वो सिर्फ देश भर में मराठवाड़ा के किसानों को तो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ठोस कदम लिए गए हैं। जातीय रूप से मैं इसको देख नहीं रही हूं, किसान तो किसान होता है बेचारा, हमारे पेट में खाना किसान ही लाता है। तो किसानों का, उनकी आय दुगनी हो 2022 तक, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये इच्छा है, और उस पर ठोस कदम महाराष्ट्र में उस रूप से ले रहे हैं। बस इतना चाहती हूँ कि किसानों की आत्महत्या कम हो, उसके लिए और हम क्या कर सके उसके लिए काम हो रहा है। नहीं, लेकिन अभी मैं ये भी देखा कि जब इजराइल के प्रधानमंत्री आए थे तो इजरायली कंपनी के साथ भी एक करार हुआ कि आप मराठवाड़ा में जो सूखे की समस्या है उससे कैसे हम निकल सकते हैं। इस देश में हम लोग बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाने पे लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं। ऐसी समस्या जो इस देश के अन्नदाता से जुड़ी है, उसके लिए वहां इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं होता? और क्या ये ऐसी समस्या थी जो इतने सालों से फिर भी उसका कोई इलाज नहीं मिल सकता था? नहीं, इलाज होता है हमारा। आप देखिए, भारत देश इतनी बड़ी जनसंख्या से भरा हुआ है, किसान कौन सा तकलीफ में रहता है? छोटा किसान। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने भी ये शुरुआत की है। मैं अभी ठोस रूप से बोल नहीं सकती क्योंकि मैं सरकार में काम नहीं करती हूं, लेकिन जितना मैं अभ्यास कर रही हूं, देख रही हूं कि मेरा चुनाव क्षेत्र भी मराठवाड़ा में नहीं, मुंबई में है। तो जिस रूप से मैं अभ्यास करती हूँ, हर प्रदेशों का करती हूँ, घूमती रहती हूँ, और मुझे ये समझ आया है कि किसानों के लिए जो ठोस कदम लेने हैं वो हम ले रहे हैं। लेकिन छोटे जो आयात का किसान होता है, जिसकी जमीन भी छोटी होती है, उसमें कलेक्टिव फार्मिंग का ज्यादा फायदा हो सकता है। और ये कलेक्टिव फार्मिंग सिर्फ करवा के लेने से ज्यादा किसानों को उसमें एक हेल्दी पार्टिसिपेशन होना भी बहुत जरूरी है। और ऐसे मराठवाड़ा में बहुत जगहों पे कलेक्टिव फार्मिंग का एक प्रयोग हुआ है।
वो प्रयोग उसमें सक्सेसफुल भी हुआ है। मुझे लगता है ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि जहां पे छोटी छोटी जमीनें किसानों की होती है, वो पैसा लेगा कितना, उसमें से खाद उगाएगा कितना और बेचेगा कितना, हाउ विल ही अर्न फ्रॉम इट। सो बड़ा आप पूरा ये ले तो यू कैन हैव अ कलेक्टिव फार्मिंग वर्क। इसके लिए बहुत ज्यादा सब्सिडी भी दी जाती है सरकार की तरफ से। सो मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता ये बिहेवियरल चेंजेस में आना चाहिए और किसानों तक पहुंच के करवाना चाहिए, और हो रहा है। मैं बहुत आई एम पॉजिटिव अबाउट दिस, मैं इसके बारे में सकारात्मक हूं। और मुझे लगता है मराठवाड़ा जिस रूप से, और हमारे पिछले मानसून 4 मानसून देखा जाए तो बारिश अच्छी हुई है, लगता है ईश्वर का आशीर्वाद है इस सरकार को। और उस रूप से जो योजनाएं हमने आगे बढ़ाई हैं पानी के लिए, जो बहुत जरूरी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा हो रहा है। ठीक है, चूंकि आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, तो युवाओं की बात बहुत जरूरी है। और एक बात विपक्ष जो है वो बार बार पूछता है कि युवाओं को हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, तो नेशनल लेवल पे युवाओं को लेकर आपको लग रहा है जिस तरीके से जो होना चाहिए था वो हो रहा है क्या? और महाराष्ट्र में युवाओं को लेकर ऐसा क्या हो रहा है जो हम कह सके कि ये बाकी राज्यों से अलग है? देखिए, पूरे देश में देखा जाए आजकल रोजगार के तरीके बदलते जा रहे हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी और जॉब के नाम भी, पहले 10 साल पहले कोई ये नहीं सोचता था कोई सोशल मीडिया मैनेजर बनेगा या कोई सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजर बनेगा। मैंने ऐसे अलग अलग रूप से, हम पहले 2 साल पहले ये भी नहीं सोचते थे कुछ सालों पहले कि कोई अपनी, कहीं मेरे कुर्ला विधानसभा में, कुर्ला में चप्पल की छोटी दुकान है जो इंटरनेशनल रूप से इंस्टाग्राम में अपनी चप्पलें बेचेगा। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब्स ये इतनी अलग रूप से बदलती जा रही है। सिर्फ कहीं परीक्षा देने से, लाइन में खड़े रहने से जॉब्स अपॉर्चुनिटी है, ये नहीं है। आज जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा, उसकी व्याख्याएं भी बहुत बदलती जा रही है और सरकार ने इसके लिए पूरी तरह अभ्यास किया है। जब नीति आयोग उस रूप से प्रमाण निकालता है, सो जॉब्स इज नॉट अबाउट गेटिंग अ जॉब ऑफिस आवर 9 से 5 किसी ने काम किया और उसको नौकरी मिल रही है। आज आप स्टैंड अप और स्टार्टअप इंडिया के रूप से देखा जाएगा तो इतने सारे स्टार्टअप गत 2 वर्षों में हमारे भारत में तैयार हुए हैं और उनको इतने सारे टैक्स बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है हम अलग रूप से जॉब अपॉर्चुनिटी को हम बढ़ावा दे रहे हैं। वो कृषि क्षेत्र से जुड़ा हो, वो युवकों से जुड़ा हो, स्पोर्ट्स से जुड़ा हो, हर रूप से, और सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हो। महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटी उस रूप से ही बढ़ रही है। आज एक एग्जाम्पल आपको दिया जाए तो महाराष्ट्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ज्यादा अभ्यास हो रहा है, जो आने वाले समय की मांग होगी। उसमें हम नए टेक्नीशियंस, नए इंजीनियर्स, उनको कैसे तैयार करें, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार नया सिलेबस बना रही है, उस पर काम कर रही है। तो इट इज नॉट ओनली जॉब विच यू आर लुकिंग एट, जो सालों साल हम कहते हैं नौकरी, रोजगार, जिसकी राजनीतिक परिभाषा वही होती रहती है। आज उस परिभाषा के परे हमने उस अपॉर्चुनिटी को एक प्लेटफॉर्म या मंच दिया है। लेकिन विपक्ष का कहना है आप चूंकि जो वादा आपने किया था वो डिलीवर नहीं कर पाए, आप 2 करोड़ नौकरियां नहीं दे पाए, तो आपने परिभाषा बदलने की बात की। आपने कहा पकौड़ा बेचना भी काम है, चाय बेचना भी काम है, इस तरीके की चीजें आपने रोजगार के हिस्से में ला दी। देखिए, फिर से एक बार कहती हूं, किसी के नौकरी का, किसी के रोजगार का उपहास बनाना, ये मुझे लगता है ये बहुत बुरा रहेगा। कल जाके कोई पकौड़ा बेच रहा हो या कोई कुछ भी बेच रहा हो, हर किसी की नौकरी और रोजगार का अपना तरीका होता है। उसका उपहास विपक्ष बनाए तो ये उनकी इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी दिखाई देती है कि किस रूप से गरीब जनता इस देश की क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती है। काम सच में काम होता है, लेकिन जिन लोगों ने आपको चुना, चाहे महाराष्ट्र में चुना चाहे देश में चुना, उन्होंने इसलिए तो नहीं चुना था कि वो आप कहेंगे कि तुम पकौड़े के ठेला लगाओ। ऐसे हमने कुछ कहा नहीं। देखिए क्या होता है, कट एंड पेस्ट न्यूज बहुत चलती है बहुत जगहों पे, जो हम भी मानते हैं कि किसी का कहां कट करके कहां क्या लगाना है, उस रूप से विपक्ष अपनी फेक न्यूज चलाता रहेगा। हमारी इच्छा है, और परसों भी नो कॉन्फिडेंस मोशन के भाषण में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वही कहा है, हर युवाओं का सम्मान हमारे लिए जरूरी है। रोजगार किस रूप से भी उसे मिले, वो उसका सम्मानजनक रोजगार होना चाहिए। उसको आप उपहास से, विपक्ष क्या बोलता है, ये हमारा काम नहीं है। विपक्ष कुछ सहज मुद्दे जिसका अभ्यास करके हमारे सामने लाए तो उसका मैं जवाब दे सकती हूँ। कोई उपहास करना, आंख मटकाना भाषण के बाद, ये करना वो करना, ये हमारा काम नहीं है। दिस इज नॉट रियल पॉलिटिक्स। तो इसको हम बचकानी हरकतें कहते हैं। नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए अगली बार सरकार किसी और की आए और वो आंकड़े गिनाए कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया जो पकोड़े बेच रहे हैं या दूसरे ठेले लगा रहे हैं, तो क्या आप उसको रोजगार मानेंगी विपक्ष में बैठकर? देखिए, फिर से आप ये सवाल में भी उपहास निर्माण कर रहे हैं। नहीं, मैं विपक्ष मुझे के इस सवाल बात का दुख है, पूछ रहा हूं। विपक्ष सरकार में आएगी कि नहीं, इसके बारे में बहुत बड़ा सवालिया निशान सामने खड़ा है। मुझे नहीं लगता देश की जनता उस विपक्ष को सरकार में लाना चाहती है जहां पे 10-10 विपक्ष की पार्टियां कहती कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा या मैं प्रधानमंत्री बनूंगी। तो उनके भविष्य का विचार ना करते हुए
लोगों ने हम पे विश्वास रखा है, हमने काम किया है और हमारा उत्तरदायित्व है, हमारा काम है, हमारा एक कर्तव्य है कि जनता जिस अपेक्षा के रूप से हमारे से अपेक्षा करती है। इट्स अ बिग कंट्री डिवाइडेड इनटू सो मेनी स्टेट्स, रिलीजन, कास्ट, भाषा, अलग अलग चीजों में बटा हुआ भारत हर वक्त एक समान रहता है। अपेक्षा लोगों की यही रहती है कि हम समान, हमें हमारा हक मिले और उसका उदाहरण और परिणाम के लिए मेरी सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है और जो भाजपा की एनडीए की सरकारें प्रदेशों में काम कर रही है। विपक्ष का एक और आरोप है कि बीजेपी काम नहीं दे पाती और युवाओं को ट्रोल्स में बनाकर और उनको पेड ट्रोल्स बना रही है कि आप पैसे लो और जो ट्रोलिंग है वो करो। अभी ट्रोल के बारे में मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ कि ट्रोल रहता है, ट्रोल किसी पार्टी का नहीं रहता। ट्रोल अपने विचारों से, अपने रूप से, इट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के रूप से देता है। तो ऐसे ट्रोल कहा जाए तो मैं सबसे बड़ा ट्रोल शशि थरूर जी को मानूंगी, जो मेरे भारत को हिंदू पाकिस्तान कहता है। ही इज द बिगेस्ट ट्रोल ऑफ दिस कंट्री। लेकिन फिर आप उनको ट्रोल मांगेंगे नहीं मानेंगे। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि ट्रोल को आप किसी पार्टी से जोड़ेंगे तो आप उसी मक में, उसी कीचड़ में एक दूसरे को कीचड़ फेंक रहे। काम क्या है? काम है आप विपक्ष हो तो मुद्दे ले आए, मुद्दे रूप से आप अपने भाषण सामने रखें। आंख मटकाना, गले पड़ना, इस रूप से राजनीति करने से अच्छा आप आगे बढ़ के आप देश के युवाओं के लिए, गत 15-20 साल से आप युवा नेता है, मुझसे 10-15 साल बड़े हैं आप, तभी भी युवा नेता है एक पार्टी के, तो आप क्या करना चाहते हैं? इस रूप से मुझे लगता है विपक्षी पार्टियां ज्यादा ध्यान दे। हमें विपक्ष क्या कहता है जरूरी नहीं, हमें देश की जनता क्या कहती है वो फीडबैक जरूरी है और उस फीडबैक के रूप से युवा मोर्चा हर एक बूथ लेवल तक जा रहा है और वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है कि हर बूथ पर 2 युवा जुड़े रहेंगे जो हर किसी घर पे जाके एक फीडबैक प्रोसेस शुरू करेंगे। और आने वाले समय पे उस रूप से हम सिर्फ बनना चाहते हैं एक मीडियम दैट हाउ आवर गवर्नमेंट इज डूइंग वेल एंड हाउ वी कैन डू बेटर। हमें सिर्फ सकारात्मक राजनीति करनी है, हमारे नकारात्मक कोई ट्रोल के बारे में बात ही नहीं करनी है। एक जिन युवा अध्यक्ष की आप बात कर रही हैं, राहुल गांधी, आप कह रही हैं उम्र ज्यादा हो गई फिर भी आज मैं तो बात नहीं कर रही हूँ किसी के बारे में। अगर वो उनको आज भी लोग युवा ही कहते हैं, क्या आपको लगता है कि उस युवा अध्यक्ष में वो कैपेबिलिटी है कि वो फिर से अपनी पार्टी को सत्ता में ला सकें और क्या उनका मैच्योरिटी लेवल बढ़ रहा है जिसको लेकर सवाल उठते हैं? देखिए, मैं किसी के बारे में पर्सनल टिप्पणी करना ये मेरी पार्टी में कभी किसी सिखाया नहीं, ना मेरे परिवार में हमने सीखा। मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि अपेक्षा विपक्ष के कोई भी अध्यक्षों से यही रहती है कि लोकसभा में डेकोरेंडम कैसा रहे, किस रूप की भाषा का इस्तेमाल हो, किस रूप के आपके आचरण का उपयोग हो। और हम जैसे पहली बार चुन के आए हुए युवा अपेक्षा क्या करते हैं? यही अपेक्षा करते हैं कि हमें डिबेट करने का मौका मिले, अभ्यास करने का मौका मिले और हम हमारे चुनाव क्षेत्र के निगड़ित रूपों से इस पटल का इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल न करें कि इसकी कितनी ज्यादा पॉलिटिकल न्यूज बने। जो खुद विपक्ष के नेतागण जो है जिनके आप नाम लेते हैं, उनकी अटेंडेंस आप रेशियो देखेंगे, सवाल पूछने के रेशियो देखेंगे, प्राइवेट मेंबर्स बिल देखेंगे। व्हाई यू आर इन द पार्लियामेंट? यू आर देयर टू यूज दैट। वो मंच इस्तेमाल करने के लिए आप है, वो प्लेटफॉर्म करने के लिए आप है। जब उसका इस्तेमाल नहीं होता तो मेरे जैसे पहली बार युवा जीत के आते हैं, जो बहुत सारे महत्वाकांक्षी लोग मुझे वोट देके आते हैं, इसका दुख लगता है। मैं किसी और को क्या कहूं? हमारे यहां सिखाया कि बड़ों को कुछ बोलना नहीं होता है, जो आपसे उम्र से बड़े हैं। लेकिन बुद्धिमत्ता के रूप से मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। मैं इतना ही कहना चाहती हूं, हम सब सीखते हैं जिंदगी में, अभ्यास करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो सीखता है वो आगे बढ़ता है, जो नहीं सीखता है वो आंख मटक के चलाता रहता है। अभी क्या करें उसके बारे में? अच्छा, युवाओं को लेकर हम चूंकि बात कर रहे हैं, एक और आरोप जो विपक्ष लगाता है वो ये कि चूंकि रोजगार नहीं है इसलिए बहुत सारे लोग खाली बैठे हैं। तो ट्रोलिंग की जैसे हमने बात की, बात सच है, विपक्ष में सारे खाली बैठे हैं। उनका रोजगार पक्का बंद हो गया है, ये मैं देख चुकी हूँ। दूसरा, लिंचिंग की बात जो हम कह रहे थे, महाराष्ट्र में भी ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए जिसमें कि बच्चा चोरी की घटना को लेकर अफवाह फैली और वो इस हद तक गई कि किसी की हत्या कर दी गई और ये बार बार सामने आई। इसको लेकर आपको लगता है कि इसमें भी कुछ किया जाना चाहिए और क्या किया जाना चाहिए कि ये रुके? ये इतना दुखद है कि कहीं न कहीं जाके सोशल मीडिया जितना परिणामकारक हुआ है हमारे देश में बहुत सारी सेवाओं को या लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने तक, उसका इस्तेमाल भी गलत रूप से जब होता है उसका दुख लगता है और उससे किसी की जान जाना ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। मॉब लिंचिंग का विषय बहुत गहरा है और उसमें मुझे लगता है हर प्रदेशों की सरकार उस पर काम कर रही है।
ये हमारे खुद होम मिनिस्टर ने इसमें सभागृह के पटल में कहा है कि मॉब लिंचिंग पे पूरी तरह कड़ी कार्रवाई होगी। एक्चुअली ये स्टेट सेंट्रिक सब्जेक्ट होता है, लॉ एंड ऑर्डर होती है, लेकिन हम इसको बहुत दिल से लेते हैं क्योंकि इस प्रकार की अमानवीय हरकत, इसको और कुछ, इसको धर्म से ना बांटा जाए, किसी चीज से बांटा ना जाए, ये अमानवीय हरकत है। और समझो वी डोंट रिमेन एज ह्यूमंस, देन हाउ डू वी रिमेन आवरसेल्व्स, हम कुछ रह नहीं पाते। तो मुझे लगता है इस पे कड़ी कार्रवाई, और हमारे यहाँ काफी ठोस कानून है जिसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये ना होने के लिए भी सोशल मीडिया से लेकर लोगों तक जागरण करना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या, चूंकि आप कह रही हैं कि आपको बहुत दुख होता है ये देखकर, तो क्या आपको ये सुनकर अफसोस होता है जब आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार कहते हैं कि गाय की हत्या नहीं होगी तो लोग की भी हत्या नहीं होगी, मॉब लिंचिंग नहीं होगा? देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना कहती हूं, गाय को आप क्या मान रहे हो क्या नहीं मान रहे हो ये बात की बात है, लेकिन लॉ मानता है कि आप गाय को काट नहीं सकते। ऐसे बहुत राज्यों में माना जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट लॉ एंड ऑर्डर, जिसका जो बिलीफ है उस रूप से आदमी, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आगे बढ़िए। लेकिन जब आप लॉ को तोड़ रहे हैं तो आप पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो लॉ एंड ऑर्डर के रूप से होनी चाहिए। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम लोग रुक रहे हैं और ब्रेक के उस पार भी सीधा प्रसारण मंच का जारी रहेगा।